फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग एक नई टॉपिक डिस्कस करेंगे, मुगल कौन थे। और इससे जो है हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे कि ये जो अभी जुलाई वाला एग्ज़ाम थे उससे जो है आपका एक कर्ज से एक क्वेश्चन आ गया था, ठीक है ना। तो आज की क्लास में जो है हम मुगल के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे और यहाँ से जो है हमें सीटेट में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। स्टार्ट करते डियर आज का क्लास। तो देखिए, मुगल जो है ना, ये दो महान शासक वंशों के वंशज थे, जैसे कि एक माता की तरफ से, एक पिता की तरफ से। तो अगर माँ की तरफ से अगर हम लोग बोले तो चंगेज खान जो थे, चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करते थे, वो उसके उत्तराधिकारी थे। ये माता की तरफ से चंगेज खान। और पिता की तरफ से बोले तो ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, ठीक है। इसकी मृत्यु 1404 ईस्वी में हुई थी। ये इसके वंशज थे। तो एक बात याद रखिएगा, ये अपने आप को ना क्या कहते हैं, मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ये जो है, क्योंकि चंगेज खान की जो स्मृति है ना, वो नरसंहार से संबंधित थी, ठीक है। सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी, इसलिए जो है वो अपने आप को जो है चंगेज खान का जो मतलब कि वंशज था वो कहलाना पसंद नहीं करते थे, यानी मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर जो है, उस तैमूर यानी तैमूर कौन था, तो वही पिता के तरफ के था। तो वो कहलाना इनको गर्व महसूस होता था, इसलिए क्योंकि उनकी इस पूर्वज ने आपका 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था, ठीक है। तो 1398 में क्या किया था, दिल्ली पर कब्जा किया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्यों वो मतलब कि गर्व महसूस करते थे तैमूर के वंशज पे, और मुगल के और ये मंगोल कहलाना क्यों नहीं पसंद करते थे। एसोसिएटेड में क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस में आता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो उन्होंने अपनी वंशावली और प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया, और प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। याद रखिएगा, जितने भी मुगल शासक थे वो किसके साथ चित्र बनाए थे, तैमूर के साथ चित्र बनाए थे। अब देखिए, मुगल सैन्य अभियान के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बाबर जो है 5026 से लेकर 5030 तक ये शासन किए थे। तो ये जो है 1494 में, देखिए हम हिंदी से ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे सॉरी इंग्लिश से, इसलिए हम यहाँ पे इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ आप इस पर माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। तो 1494 में जो है फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किए थे, और उसकी उम्र जो थी उसमें सिर्फ 12 वर्ष की थी। तो मंगोल की जो दूसरी शाखा है, जिसको हम लोग उजबेगो के आक्रमण के कारण जो है, ये इसकी मंगोल की दूसरी शाखा है, उज़्बेक, ठीक है। तो ये जब आक्रमण किए तो इसको जो है अपना पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी, क्योंकि उसमें बहुत उम्र में छोटा था और वो बहुत साल इधर उधर भटकते रहा। तो 1504 में जो है काबुल पे वो कब्जा किया, और 1526 में यानी 5026 में आपका यहाँ पानीपत का युद्ध हुआ था, और इसमें इब्राहिम लोदी को ये हराया था। तो 5026 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया था। तो क्वेश्चन आता है कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, तो ये 5026 में हुआ था। सिटिंग के साथ साथ किसी और टीचर लेवल कॉम्पिटिशन के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसी लड़ाई में पहली बार जो है, ये जो है आपका प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था, किस चीज़ का, तो तोप और गोलेबारी का, ठीक है। तो 16वीं शताब्दी में। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शताब्दी में जो है आपका तोप और गोलेबारी का प्रयोग हुआ था। तो 16वीं शताब्दी में। और किस में हुआ था, तो पानीपत की लड़ाई में हुआ था। ये समझ में आ गया ना। अब देखिए, हम यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका 2024 में जो जुलाई वाला सेशन हुआ था ना, उसमें यहाँ पे आया था। इससे क्वेश्चन ये था ना कि इसके अनुसार देखिए, ये जो है ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि ये जो है आपका शहादात पे विश्वास करते थे। शहादात मतलब क्या होता है ना, जैसे कि 4 भाई है तो 4 भाई पे इक्वल जो है प्रॉपर्टी का डिवीज़न होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये जो ज्येष्ठ अधिकार था, इसमें क्या होता था ना कि जो बड़ा बेटा है उसी को जो है वहाँ का मालिक बनाया जाता था। प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी ना, उसकी मालिक जो है, जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, उसी को बनाया जाता था। बाकी 3 बेटा को कुछ नहीं मिलता था। लेकिन ये जो है शहदाद पे विश्वास करते थे, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर 4 बेटा है तो चारों बेटा पे इक्वल प्रॉपर्टी जो है डिवाइड होता है, जैसे कि अभी के टाइम में होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो 2024 में पूछा गया है कि किसमें मतलब कि ये विश्वास रखते थे, या किसको ये ज़्यादा बेहतर मानते थे, तो ये शहदायात को बेहतर मानते थे। इसमें क्या होता था, तो इसमें पुत्रों में, समस्त पुत्रों में जो है मतलब कि प्रॉपर्टी को जो है विभाजित किया जाता था। अब देखिए,
ये क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध, तो देखिए ये जो है ना मतलब कि हमेशा सबको अपने अधीन करने के लिए सबके साथ युद्ध करते थे और अपने अधीन कर लेते थे, और किसी के साथ मान लीजिए कोई इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता था तो उसके साथ बहुत लंबी जो है युद्ध भी इसके साथ होता था। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है जैसे देखिए यहाँ देखिए अनेक ने मुगलों घराने में अपनी पुत्रियों की विवाह करके उच्च पद भी प्राप्त कर लिया था, परंतु कईयों ने इसका विरोध भी किया था, यानी जो इसका अधीन रहना नहीं चाहते थे तो वो लोग इनका विरोध करते थे। तो इसी तरह जब विरोध हुआ तो आपका मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत जो थे उनके साथ बहुत ही लंबा समय तक इसका संघर्ष चला था, और जब ये उनको हरा दिए तो पता ही ये क्या किए, बहुत ही अच्छा काम किए। ये इनको ना उनकी जो वतन थी उसकी जागीर थी उसको वापस लौटा दिए और उसको अपमानित भी नहीं किए थे। ठीक है, अपमानित ना करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल जो था, और देखिए उनको अपमानित भी नहीं किए और उनकी जागीर भी उनको वापस कर दिया गया। तो इस तरीके का जो ये बहुत ही सावधानी तरीके से जो संतुलन अपने आप को बनाए रखा, जिसके कारण मुगल जो है भारत के अनेक शासकों और सरदारों पे जो है अपना प्रभाव जो है डालता रह गया। अब मान लीजिए कि इसी को हराया, फिर उसके जागीर भी को भी वापस कर दिया, उसको अपमानित भी नहीं किया, तो ये क्या सोचेगा मुगल के बारे में, वाह कितना अच्छा राजा है ना। तो यही चीज़ जो है उसका प्रभाव काफ़ी मतलब बढ़ गया अब पूरे भारत में। लेकिन ये जो संतुलन था हमेशा जो है बरकरार रखना बहुत ही कठिन था। क्लियर है ना यहाँ तक। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है डियर, ये हम लोग का मनसबदार और जागीरदार है। थोड़ा सा हम आपको बता देते कि मनसबदार और जागीरदार क्या होता है। तो जो मुगल की सेवा में जो लोग आते थे उसी को जो है आने वाले जो नौकर शाह हम लोग कह सकते हैं, उसी को मनसबदार कहलाते थे। और मनसबदार का जितना भी काम जो रहता था ना, ये मनसबदार को ही दिया जाता था। जैसे कि सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता था, उसका पद, उसका वेतन जो है हर चीज़ जो है निर्धारित किया जाता था। ठीक है ना। तो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को ही सौंपा जाता था और उन्हीं के अनुसार उन्हें जो है घुड़सवार भी रखना पड़ता था। इसके लिए वो क्या करते थे कि मनसबदार जो है अपने सवारों का निरीक्षण करते थे, अपने सैनिकों के घोड़े का मतलब कि दगवाते थे, उसका पंजीकरण करवाते थे, और इन कार्यवाही के बाद ही उन्हें सैनिक के वेतन देने के लिए धन मिलता था। यानी ये सब करने के बाद ही उसको सैनिक, यानी वो कितने सैनिक रख रहा है और कितने सैनिक को वेतन देना है, ये सब रजिस्ट्रेशन होता था, पंजीकरण होता था। उसके बाद जो है मनसबदार को पैसे दिए जाते थे और ये मनसबदार जो है उन सैनिकों को वो वेतन दिया करता था। ठीक है ना। तो मनसबदार जो है अपना वेतन जो है राजस्व एकत्रित करने वाले, यानी वो कैसे देते थे, तो जो वो राजस्व एकत्रित किया जाता था भूमि के रूप में इसको जो मिलता था उसी को जागीर कहते हैं। देखिए जागीर वर्ड पूछा जा सकता है क्योंकि ऐसा वर्ड पूछा जाता है कि इसको क्या कहते हैं। तो मनसबदार को जो राजस्व एकत्रित करने वाली जो भूमि के रूप में जो कर दी जाती थी उसको जागीर कहते थे। ठीक है ना। और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी, यानी इक्ता इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे क्लास यानी चैप्टर इससे पहले वाला चैप्टर में, तो उसी के समान थी। परंतु मनसबदार जो है मुक्तियों से भिन्न अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों की से केवल राजस्व के, लेकिन यहाँ पे देखिए एक बात याद रखिएगा, इससे तो ज़मीन तो दी जाती थी, ठीक है ना, जागीर दी जाती थी। लेकिन अब आप बताइए, कभी वो लड़ाई के लिए यहाँ जाते हैं, कभी वो वहाँ जाते हैं, तो क्या वो अपने जागीर के पास रह सकते? जागीर के साथ नहीं, वो नहीं रह सकते थे। वो जागीर से क्या करते थे, केवल अपना राजस्व एकत्रित करते थे। मतलब वहाँ पे जितने भी किसान है उनसे जो कर लगाया जाता था हर एक चीज़ पे, वो जो राजस्व था वो सिर्फ एकत्रित किया जाता था, वहाँ पे वो रह नहीं पाते थे। ठीक है। देखिए अन्य भाग में वो सेवारत रहते थे। तो इस बात को याद रखिएगा। जैसे कि अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था, किया जाता था कि मनसबदार के वेतन कितना है और वो कितना राजस्व जो है, यानी कितना जो है वो मतलब कि वो जो अपने राजस्व जो एकत्रित करता था, ठीक है ना, यानी अपने जागीर से जो राजस्व एकत्रित करता था वो कितना कर रहा है, कहीं ये उसका वेतन से ज़्यादा है कि नहीं है, इस बात पे भी ध्यान दिया जाता था। तो बहुत ही सावधानी तरीके से कि कहीं उसका वेतन से ज़्यादा वो जो है राजस्व एकत्र ना कर ले, इस बात पे भी यहाँ पे ध्यान दिया जाता था। ठीक है, तो इस बात पे याद रखिएगा। अब देखिए एक वर्ड है जब्त और जमींदार। तो इसके बारे में बता दें कि उसमें जो स्थानीय ग्राम के जो मुखिया होता था, ये शक्तिशाली सरदार होते थे जो कि किसानों के उपज से मिलने वाला जो राजस्व एकत्र करता था, ठीक है ना। तो उसी को जो है इन लोग क्या कहते थे, उसके लिए ये
मुग़ल लोग जो है जामींदार वर्ड का जो है प्रयोग किया करते थे। यानी हम लोग गाँव का मुखिया बोल सकते हैं, जो कि पूरे गाँव वालों से जो है, किसानों से जो है राजस्व एकत्र करता था, तो उसको जो है जमींदार कहते हैं। ठीक है, जैसे कि राजस्व मंत्री टोडरमल था, तो पूछा जा सकता है कि अकबर के राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। और ये 10 साल 1570 से लेकर 1580 ईस्वी तक था। ये बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है हर चीज़ का जो है सर्वेक्षण किया था, जैसे कि कृषि की कितनी पैदावार हो रही है, उसकी कीमत क्या है, कृषि की कितनी भूमि है, इस तरीके से जो है बहुत ही सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया था। ठीक है, और उसके बाद ही जो है ये अलग अलग चीज़ों पे है अलग अलग कर लगाया गया था। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया था, और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई थी। राजस्व प्राप्त करने की इस अवस्था को जब्त कहा जाता था, और इस तरीके से अलग अलग चीज़ों पर जो राजस्व प्राप्त होता था, इसी को जो है इस अवस्था को जब्त कहा जाता था। तो जब्त वर्ड पूछा जाता है, तो जब्त वो कर होता है जो कि चीज़ों पर लगाई जाती थी, जो फसल पे लगाई जाती थी, जो अलग अलग चीज़ों पे लगाई जाती थी अकबर के समय में, उसी को जब्त कहा जाता है। ठीक है ना, तो इस बात पे ये जो है क्वेश्चन जो है आपका 2024 में भी पूछा गया है जब्त के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर आप अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप देख भी सकते हैं। तो ये व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित था जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया था। याद रखिएगा, ये जो निरीक्षण है ना, यानी ये जो यह जो राजस्व वसूली की जाती थी, ये आपका गुजरात और बंगाल में संभव नहीं हो पाया था। और कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों के द्वारा शोषण किए जाने के लिए स्थिति में, अब देखिए ये जो जमींदार कुछ कुछ क्षेत्रों में इतने वो शक्तिशाली होते थे ना, कि जो मुगल प्रशासक उसके द्वारा जो शोषण करते थे, तो उसके विरोध में ये जो है खड़े भी हो जाते थे। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को ही चुनौती दे डाली। तो यहाँ पे डियर जो है हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पे से जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, हम सारे क्वेश्चन को आपको बता चुके हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा आपका यहीं से आता है, इससे अलग नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, जैसे कि 5000 जात वाले अभिजातों का 1000 जात वाले अभिजातों से ऊँचा था, और अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो कि 5000 जात की पदवी की थे, और औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या जो है 79 हो गई थी, और तथा इसका अर्थ ये हुआ था कि राज्य का खर्चा बढ़ गया, राज्य का खर्चा जो है बढ़ गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बस क्योंकि ये जो रहता है इंपॉर्टेंट रहता है, कभी कभी क्वेश्चन यहीं से पढ़ दिया जाता, पूछ लिया जाता है, इसलिए जो है इसको भी पढ़ना एक बार इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि शाहजहाँ के राज्यकाल के एक लघुचित्र के बयोरे जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हैं, और एक अधिकारी गरीब किसानों को सजा देता है। ठीक है, तो डियर आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और हम आपके पास ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और इसमें से जितने भी पॉइंट था सब आपके लिए इंपॉर्टेंट था, जो कि आपके एग्जाम में जो है सेटेट में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको छोड़ चुके थे, इसलिए इसको थोड़ा सा फिर से देख लीजिए कि राजपूत के साथ मुगलों की शादियाँ, जैसे जहांगीर की माँ कछुआ की राजकुमारी थी, और ये वो अंबर वर्तमान में जयपुर में है, कि राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहाँ की माँ का राठौर राजकुमारी थी, वो मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि शाहजहाँ की माँ जो है एक राठौर राजकुमारी थी, जो मारवाड़ जोधपुर की राजपूत शासक की पुत्री थी, और ये जो है आपका जहांगीर की माँ कछुआ की राजकुमारी थी, और वो अंबर वर्तमान में जो जयपुर में है उसकी शासक की पुत्री थी। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।